नमस्ते। चलिए आज की इस चर्चा में सीधे गोता लगाते हैं। जरा सोचिए, एक लड़के या लड़की के रूप में बड़े होना, क्या ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल यानी जैविक प्रक्रिया है? बिल्कुल नहीं। असल में ये हमारी अस्मिता, हमारी पहचान का एक बहुत बहुत ही अहम हिस्सा है। हम जिस समाज में रहते हैं ना, वो बचपन से ही हमारे दिमाग में ये बात डालना शुरू कर देता है कि लड़कों का व्यवहार कैसा होना चाहिए और लड़कियों का कैसा, क्या करना सही है और क्या नहीं। और सच कहें तो हमारी पूरी जिंदगी इन्हीं सामाजिक और सांस्कृतिक अपेक्षाओं के सांचे में ढड़ती चली जाती है। तो आज हम जिन अहम बिंदुओं पर बात करेंगे वो कुछ इस तरह हैं। सबसे पहले सामाजिक भूमिकाएं, फिर बचपन का सामाजिकरण, अलग अलग परिवेश, काम का अवमूल्यन, दोहरा बोझ और आखिर में समानता के मार्ग पर एक नज़र डालेंगे। चलिए पहले बिंदु से शुरुआत करते हैं, सामाजिक भूमिकाएं, जो हमारी पहचान की असल नींव हैं। ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि समाज किस तरह से हमारे लिए अलग अलग भूमिकाएं तय कर देता है। मतलब जो हमारी सिर्फ एक जैविक विशेषता थी, उसे कठोर सांस्कृतिक नियमों और अपेक्षाओं में बदल दिया जाता है, और यही नियम आगे चलकर किसी भी इंसान के पूरे भविष्य की दिशा तय करते हैं। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान भी है। इन थोपी गई भूमिकाओं की वजह से समाज में एक गहरा असंतुलन पैदा हो जाता है। होता यह है कि महिलाओं और पुरुषों के सामाजिक योगदान को अलग अलग तराजू पर तौला जाने लगता है। अक्सर महिलाओं के काम को पुरुषों के काम के मुकाबले काफी कम आंका जाता है, जो कि सच में सोचने वाली बात है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, बचपन का समाजीकरण, जहां खिलौने और हमारे लक्षण एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। बचपन की उन यादों को टटोलें तो खिलौनों और व्यवहार में किया जाने वाला ये फर्क साफ नजर आता है। बहुत ही छोटी उम्र से हमें ये अंतर करना सिखा दिया जाता है। लड़कों के हाथ में खेलने के लिए कारें थमा दी जाती हैं और लड़कियों के हाथ में गुड़िया। और बात सिर्फ खिलौनों तक सीमित नहीं है। लड़कों से उम्मीद की जाती है कि वो रोबदार तरीके से पूरे अधिकार के साथ बात करें, जबकि लड़कियों से कहा जाता है कि उन्हें धीमी और नर्म आवाज में बात करनी चाहिए। सच कहूं तो लड़कों को कार और लड़कियों को गुड़िया देना कोई मासूम सा खेल नहीं है। ये तो बहुत छोटी उम्र से ही उन्हें ये बताने का एक तरीका है कि बड़े होने पर इस समाज में उनकी मंजिलें और उनके रास्ते बिल्कुल अलग अलग होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे बिंदु की ओर, भिन्न परिवेश जो हमारी किशोरावस्था को आकार देते हैं। इसे समझने के लिए 1920 के दशक के सामोआ द्वीप का एक बहुत ही शानदार उदाहरण लेते हैं। वहां की स्थिति वाकई हैरान करने वाली थी। बच्चे जैसे ही थोड़ा चलना फिरना शुरू करते, बस छोटे भाई बहनों की देखभाल की जिम्मेदारी 5 साल के बड़े बच्चों के कंधों पर डाल दी जाती थी। लेकिन कहानी में असली मोड़ 9 साल की उम्र के आसपास आता था। लड़के तो मछली पकड़ने और नारियल के पेड़ लगाने जैसे बाहर के काम सीखने निकल जाते थे, लेकिन लड़कियां 13 से 14 साल की उम्र तक घर पर रहकर छोटे बच्चों की देखभाल ही करती रहती थीं। उसके बाद कहीं जाकर वे टोकरी बुनना या खाना पकाना सीखती थीं। ये साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे एक ही जगह, एक ही माहौल में पले बड़े बच्चों के लिए जिम्मेदारियों और आज़ादी का समय एकदम अलग था। अब अपने ही देश का एक उदाहरण लेते हैं। 1960 के दशक के मध्य प्रदेश की ये स्थिति बताती है कि घर के बाहर यानी सार्वजनिक स्थानों पर आना जाना भी जेंडर के नियमों से कितना ज्यादा प्रभावित था। लड़कियों के लिए सड़क का मतलब सिर्फ एक सीधा रास्ता था जो उन्हें सुरक्षित घर पहुंचा सके, बस और कुछ नहीं। वहीं दूसरी तरफ लड़के उन्हीं सड़कों पर खड़े होते, खेलते कूदते और साइकिल पर करतब दिखाते नजर आते थे। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि बाहर की दुनिया का इस्तेमाल करने का ये तरीका एक बहुत ही गहरी सीखी हुई आदत बन चुका था। और ये बात सिर्फ सड़कों तक रुकी नहीं थी। 1960 के दशक के मध्य प्रदेश के स्कूलों की बनावट भी यही कहानी बयां करती है। लड़कियों के स्कूल के बीचों बीच एक सुरक्षित और एकांत सा आंगन होता था, जहां वे बाहरी दुनिया की नजरों से पूरी तरह छिपकर खेलती थीं। इसके बिल्कुल उलट लड़कों के स्कूल में सड़क से सटा हुआ एक बहुत बड़ा और खुला मैदान हुआ करता था। जरा सोचिए, एक तरफ एकांत आंगन और दूसरी तरफ खुला मैदान। स्कूलों की बनावट का ये भारी अंतर चीख चीख कर ये बताता है कि कैसे समाज सार्वजनिक जगहों का समाजीकरण भी लड़के और लड़कियों के लिए एकदम अलग तरीके से करता है। चलिए अब चौथे हिस्से पर नजर डालते हैं, कार्य का अवमूल्यन, जो कि वयस्कता की एक कड़वी सच्चाई है। यहाँ एक बहुत ही गहरी और सोचने वाली बात आती है, और वो है काम को कम आंकना। हमारे समाज में एक धारणा घर कर गई है कि घर संभालना और परिवार की देखभाल करना तो महिलाओं की स्वाभाविक जिम्मेदारी है, मतलब ये तो उन्हें करना ही है।
और क्योंकि समाज इसे बस एक फर्ज मान लेता है, इसलिए इस बेहद मेहनत वाले घरेलू काम का कोई आर्थिक मूल्य नहीं लगाया जाता, इसके लिए कोई वेतन नहीं मिलता। विडंबना देखिए, इतनी मेहनत के बावजूद इसे अक्सर असली काम का दर्जा ही नहीं मिलता। इसे पूरी तरह से अवमूल्यित किया जाता है, यानी इसकी कोई कदर नहीं की जाती। इसी से जुड़ा है हमारा 5वां बिंदु, दोहरा बोझ, जो आज के समय की एक दोहरी सच्चाई है। ये दोहरे बोझ का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ही शक्तिशाली और एकदम सटीक है। ये उस थका देने वाली दोहरी जिम्मेदारी को सामने लाता है जो उन महिलाओं के कंधों पर होती है जो घर के बाहर जाकर नौकरी भी करती हैं, पैसे भी कमाती हैं, लेकिन साथ ही घर लौटने पर वो सारा बिना वेतन वाला घरेलू काम भी संभालती हैं। ये विचार हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब महिलाएं सार्वजनिक कार्यक्षेत्र में यानी ऑफिस या फैक्ट्रियों में कदम रखती हैं, तब भी उनसे जुड़ी घरेलू अपेक्षाओं में रत्ती भर भी बदलाव नहीं आता, और इसका नतीजा एक बहुत ही भारी शारीरिक और मानसिक तनाव। अब आते हैं अपने आखिरी खंड पर, समानता का मार्ग और कैसे इन पुराने मानदंडों को चुनौती दी जा रही है। बदलाव की बयार तो बह रही है। इंजन ड्राइवर लक्ष्मी की ये बात इस बदलाव की भावना को बहुत ही शानदार और प्रेरणादायक तरीके से सामने रखती है। उनका कहना है, मुझे चुनौतियों से खेलना पसंद है, और जैसे ही कोई कहता है कि भला काम लड़कियों के लिए नहीं है, मैं उसे करके ही रहती हूँ। क्या बात है! लक्ष्मी जैसे लोग उस लगातार चलने वाले मानवीय प्रयास का एक जीता जागता सबूत हैं, जो समाज के बनाई इन सख्त और बेड़ियों जैसी सीमाओं को तोड़ने के लिए दिन रात किया जा रहा है। और अच्छी बात यह है कि सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, बल्कि संस्थागत और सरकारी स्तर पर भी काम हो रहा है। हमारी पुरानी सामाजिक आदतों और हमारे संविधान के वादों के बीच जो एक बड़ी सी खाई है, उसे पाटने के लिए कई जरूरी कदम उठाए गए हैं। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में आंगनबाड़ियों की स्थापना की गई है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बनाया गया है, जिन कार्यस्थलों पर 30 से अधिक महिला कर्मचारी काम करती हैं, वहां बालवाड़ी यानी क्रेच की सुविधा देना अनिवार्य कर दिया गया है। ये कदम इसलिए इतने अहम है क्योंकि ये बच्चों की देखभाल के भारी बोझ को कम करने और समानता को सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर लागू करने की दिशा में बहुत ही व्यावहारिक प्रयास हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है। क्या सिर्फ हमारे जैविक अंतर इस बात को सही ठहरा सकते हैं कि समाज ने इतने बड़े सामाजिक, आर्थिक और स्थानिक विभाजन खड़े कर दिए हैं? ये सवाल हमें अपने आसपास के माहौल को एक नई और पैनी नज़र से देखने के लिए प्रेरित करता है। हमें इस बात पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है कि क्या समाज द्वारा तय की गई ये कठोर भूमिकाएं सच में कोई प्राकृतिक आवश्यकता है, या फिर ये महज एक ऐसी पुरानी सामाजिक आदत है जिसे हम बिना सोचे समझे बस ढोते चले जा रहे हैं। ये एक ऐसा विषय है जिस पर गहराई से सोचने की ज़रूरत है, तो विचार कीजिएगा।